नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करवर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 17 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है। इसका हमने शिफ्ट 1 का साइंस का सॉल्यूशन, रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम और चल रहे एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, R1, R2, R3 का IV ग्राफ है ना, नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 के बीच सही संबंध क्या होगा, है ना। अब देखिए I और V के बीच जो है रिलेशन दिया गया, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब देखिए हम क्या करें, तीन चीजें हो गई, यहाँ पे हम एक चीज को कांस्टेंट कर देंगे, है ना। हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम धारा को यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के, है ना। कहने का मतलब है जितना जो है हमारा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसे देखिए ग्राफ में कैसे करते हैं। हमने इसे कांस्टेंट कर दिया, ये एक सीधी लाइन खींच दी तो ये कांस्टेंट हो गया, है ना। धारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। अब हम सबसे पहले वाले में देखते हैं। यहाँ पे जब वोल्टेज हमारा V रहा तो रेजिस्टेंस कितनी रही, R3 रही, है ना। अब हमने रजिस्टर वोल्टेज को फिर से बढ़ाया तो क्या हुआ कि हमारा जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब इससे बढ़ के रेजिस्टेंस R1 हो गया। फिर से हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब बढ़ के क्या हो गया, R2 हो गया। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा, उससे कम R1, उससे 3 होगा, उससे कम होगा R3। तो ये चेक कर लें R2 किस में ज्यादा है, यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा है R2, उससे कम R1 और उससे कम R3। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी किन दिशाओं को निरूपित करते हैं। देखिए उसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बनाते हैं ना, ये ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ये तीनों ही उंगलियां इस तरह से अरेंज करी जाती है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, एफ बी आई। तो ये जो होता है ये बल की गति की दिशा हो गई, बल की दिशा। बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आई क्या होता है, धारा की दिशा, धारा की दिशा। ये होता है, हम अंगूठे को अरेंज करते हैं इस तरह से, ये हमारी तर्जनी उंगली होती है और ये हमारी होती है मध्यमा उंगली, है ना। तो जब हम अंगूठी, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस तरह से अरेंज करते हैं कि अंगूठा जो है बल की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आई हमारी धारा की दिशा होती है, तो इस तरह से हम बल की दिशा को पता लगा सकते, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली धारा की दिशा में करें तो हमें बल की दिशा अपने आप ही पता चल जाएगी। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसके अनुसार पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा अंगूठा क्या दिखाता है, वो दिखाता है बल की दिशा को, तो ये हो जाएगा बल। तर्जनी उंगली क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बल और चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक और होता है हमारा फ्लेमिंग का जो है दाएं हाथ का नियम होता है। उसमें भी क्या करते हैं, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस तरह से अरेंज करते हैं, है ना, कि तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाती हैं। ये अंगूठा हो जाता है, अंगूठा, ये तर्जनी हो जाएगी और ये मध्यमा उंगली हो जाएगी।
ये जो मध्यमा उंगली होती है ये प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अंगूठा जो है बल की गति की दिशा को बताता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वो जनरेटर में होता है, गति की दिशा को पता लगाने के लिए, है ना। बाएं हाथ के लिए पूछा गया था, यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? वो होते हैं रंध्र, है ना, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये क्या काम करते हैं? ये जो छिद्र होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का प्रवेश करते हैं, है ना, प्रवेश कराते हैं। और जो होता है ऑक्सीजन और जल वाष्प H2O, जल वाष्प लिख देते हैं, जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यही पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लेने का काम पत्तियों कौन सा हिस्सा करता है? वो होता है रंध्र। और ऑक्सीजन और जल वाष्प को बाहर निकालने का काम कौन करता है? वो होता है रंध्र। ठीक है, रक्षक कोशिकाएं जो होती है वो रंध्र के दोनों तरफ लगी रहती हैं रक्षा करने के लिए। केंद्रक क्या होता है? सेल का केंद्रक होता है, यही जो है पूरे केंद्र को कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल कर वह दिशा निर्देशित करता है ना। करता है। और कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेल के बाहर, है ना, सेल के बाहर को जो आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब होता है कि वो हर तरह की चीजों को अंदर आने का जो है अंदर आने का अंदर नहीं आ सकती है ना, कुछ ही चीजें आएंगी जो अंदर और बाहर जा सकती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? विद्युत मोटर का जो आर्मेचर का भाग होता है वो मृदु लोह कोर कुंडली होती है ना, चुंबक नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2, है ना। जब विद्युत आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित करेंगे तो वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। हम यहाँ पे देखिए विद्युत आर्मेचर बना है वो इस तरह का होता है, ये होता है। इसके दोनों साइड, है ना, एक इधर नॉर्थ पोल का चुंबक और इधर साउथ पोल का चुंबक लगा रहता है। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसे ही आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, इसी पर जो है दोनों किनारों पर स्प्लिट रिंग लगी रहती है। और इसी हिस्से पर लगा रहता है ब्रश, है ना। और ये बैटरी से जुड़ा रहता है जो धारा प्रवाहित करेगा, इसमें धारा प्रवाहित करेगा, ये हिस्सा जो है फिक्स रहता है। और ये जो है स्प्लिट रिंग ये रोटेट करता है। तो रोटेट करते समय धारा को बनाए रखने के लिए ही ब्रश का प्रयोग करते हैं, इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या? इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लॉस होता है।
रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ऑक्सीडेशन वहां बढ़ रहा था, यहाँ पे घटेगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे ही देखेंगे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ से अलग हो रहा है ना, इसमें से अलग हो रहा है, और जब अलग हो रहा होता है कौन सा होता है, रिडक्शन होता है ना। और इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया है ना। या फिर आप आपको ये भी ना समझ आए, ये इजी तरीका हो गया ना, ऑक्सीजन जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया वो जो है हमारा रिडक्शन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखिए कार्बन यहाँ सिंगल था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये वाले में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका इसमें रिडक्शन हो जाएगा। आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। देखिए ऑक्सीजन का होता है -2 होता है, तो ये +2 हो जाएगा, और ये सिंगल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ सिंगल है तो ये 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 बताया तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो जो कार्बन है हमारा, यहाँ 0 था और यहाँ पे +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, +2, यहाँ पे वो 0 हो गया है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रिडक्शन की अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसमें चेक करें, ऑक्सीजन का 2 होता है तो यहाँ पे -4 है, क्योंकि 2 है तो ये +4 हो जाएगा। क्लोरीन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा है ना। यहाँ पे देखें, ये क्लोरीन का 1 है, 1 होता है, अब यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। क्लोरीन अकेला है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 2 रह गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे चेक करें, क्लोरीन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 हो रहा था, ये 0 हो गया, -1 से 0 बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें यहाँ दोनों पे मिला, तो ये भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे चेक करें, देखिए सिंगल है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी सिंगल है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड बन गया है, ऑक्सीजन का होता है -2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 0 था, 0 से सोडियम जो है +2 हो गया है ना, इंक्रीज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर उसका जो है बढ़ गया। और ऑक्सीजन का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 0 से -2 है ना, माइनस में चला गया, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया ये भी हो जाएगी। इसको चेक करें, देखिए क्लोरीन का -1, सोडियम का कितना होता है, फिर +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बताया ये कितना होता है, -2 होता है, लेकिन 3 है तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा है ना। सोडियम जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना होता है, ये +5 हो जाएगा, आर्गन का 1, सिल्वर का 1 है ना। अब देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन का -1 हो जाएगा, सिल्वर का 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सोडियम है ना, सोडियम का कितना होता है, यहाँ पे देखिए पहले ऑक्सीजन पे ये -2 -6 हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है, प्लस का 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर से लें, +1 यहाँ पे भी है, +1 यहाँ पे भी है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। नाइट्रोजन देखिए +5 यहाँ पे, +5 यहाँ पे, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ है ना। ऑक्सीजन का देखिए -6 यहाँ पे भी है, -6 यहाँ पे भी है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। सोडियम का देखिए +1 यहाँ पे है, +1 ही यहाँ पे है। क्लोरीन का देखिए -1 यहाँ पे,
-1 यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं हुआ है ना, ना इसमें ऑक्सीडेशन हुआ ना इसमें रिडक्शन हुआ। यहाँ पूछा गया था रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो वो ये इक्वेशन हो जाएगी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाएगी किस तरह की अभिक्रिया है, इसमें सोडियम जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया और सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया है ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान है? अब पायसीकरण की क्रिया क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, है ना। पायसीकरण में क्या होता है कि दो अमिश्रण तरल पदार्थ, है ना, दो अमिश्रण तरल पदार्थों को मिलाना, है ना, तरल पदार्थों को मिलाना, है ना, किसी कारक की हेल्प से, है ना, या फिर मैकेनिकली मिला दिया जाए तो उसे कहा जाता है पायसीकरण, यानी इमल्शन, इमल्शन, है ना, इसी को बोलते हैं पायसीकरण। अब जब मैकेनिकली मिलाएंगे हम, जैसे कि एग्जांपल लें तेल और पानी, ये कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मैकेनिकली इन्हें बहुत तेजी से मिला करके, है ना, दोनों को पानी और तेल को डाल दिया जाए और इन्हें बहुत तेज हिलाया जाए तो क्या होगा, तेल जो है ना, तेल जो है कंटेनर में रख के दोनों को मिलाया जाए तो तेल जो पूरे पानी में, तेल ऐसे बड़ी बड़ी बूंदे छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगी। यही जो है पायसीकरण होता है, दो अमिश्रण पदार्थों को मिला देना, है ना, तो बड़ा कण छोटे कणों में बिखर जाता है, ये मैकेनिकली मेथड हो गया। अब जैसे पायसीकरण है ना, किसी कार्य से साबुन हो, जैसे गंदगी हो गया, वो तेल हो गया, उसको जो है साबुन जो है पायसीकरण की क्रिया में मिला देता है ना, तो ये हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलियों को छोटी गोलियों में विघटित किया जाना, है ना, ये पायसीकरण की क्रिया हो जाएगी। जैसे इसमें बात करी थी हमने मैकेनिकली में, क्या हुआ था कि बड़ा जो है बड़ी बड़ी बूंदों को जो है तेल की, वो छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर दिया गया ना। यहाँ भी देखिए बड़ी जो है वसा गोलियां, वसा क्या होता है, तेल ही होता है ना, तेलीय पदार्थ ही होता है, वो छोटी गोलियों में विघटित कर दिया रहा है, तो ये इमल्सिफिकेशन की क्रिया हुई, पायसीकरण। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध में टर्मिनलों में विभव पात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें विभव निकालना है। अब ये देखिए ये सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, सीरीज में जुड़े रहते हैं, और सीरीज में जुड़े रहते हैं तो क्या होती है, धारा जो है स्थिर रहती है, धारा बदलती नहीं है, लेकिन वोल्टेज दोनों में अलग अलग हुआ है ना, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है ना। अब जो इसमें पूरे परिपथ में जो धारा बह रही होगी वो आई होगी, आई यहाँ पर भी होगी, आई यहाँ पर भी होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा इसके लिए V1 होगा और इसके लिए V2 होगा। तो अब हम इसे जो है 4 ओम के लिए पूछा गया वोल्टेज निकालना, यानी V1 को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें धारा पता होनी चाहिए कितनी बह रही है, धारा तो दी नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वलेंट आर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 ओम लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, इसलिए इक्विवेलेंट। अब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो हम दोनों ही रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, है ना, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। सीरीज में लगे हैं तो 4 प्लस 6 दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। इसमें हम रख देंगे और यहाँ से हमें धारा निकलेगी। वोल्टेज कितना दिया, 5 वोल्ट दिया हुआ है। आई हमें निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया 10, इसे भाग कर देंगे, आ गया 0.5, ये हमें मिल गई धारा,
है ना। अब ये धारा 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जा रहा है वो पता करना है हमें। तो उसके लिए V1 हमने इसका V1 मान लिया था। V1 इक्वल टू IR हो जाएगा। फिर से वही यही लगेगा। अब इस रेजिस्टेंस के लिए लगेगा, पर्टिकुलर के लिए, है ना। तो धारा तो सेम वही रहेगी 0.5। रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है। ये 4 ओम के लिए पूछा गया ना क्वेश्चन में। तो इसके लिए वोल्टेज कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है इसमें। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है ना। शुष्क बुझे चूने पर, शुष्क बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। तो जब इस पे क्लोरीकरण करेंगे तो क्या उत्पाद बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O बनेगा। CaOCl2 क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। या इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी सही बोलेंगे। ठीक है, इसी को जो है ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। अब देखिए मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है, जिसमें अभी तो मैंने ये लिखा, नई एनसीईआरटी में उसमें जो है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये दिया हुआ है OCl2। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको आप याद रखिए। बुझा चूना, बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम क्लोर ऑक्साइड, है ना। इसको आप याद रखिए। हाइड्रोक्लोराइड क्या है, HCl है। फॉर्मूला क्या है, प्रबल अम्ल है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 मीटर की दूरी पर है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तो U जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, अगर मैं ये उत्तल लेंस बनाऊं, वस्तु यहाँ पे रखी है, लाइट इधर से आती है और हम जो है डिस्टेंस जो है इसके पोल से मेजर करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन के, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट, इसलिए उसे नेगेटिव ले लेते हैं। और जो है यू जो है वो डायरेक्शन की, लाइट की डायरेक्शन में रहता है, इसलिए ये प्लस में आ जाता है। तो वी कितना हो जाएगा, लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है ना, वी कितना हो गया, 30 हो जाएगा। पूछा गया लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, तो एम पूछा गया। एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। अब वी कितना है, 30, वो भी प्लस का। यू कितना है, माइनस का 25। तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। और 5 से 6 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। माइनस का 6/5 इसका आवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस प्रकार कुल कितने सह संयोजी बॉन्ड होते हैं। अगर मैं जो है साइक्लो का ये बनाऊं,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये है ना। तो कितने कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे और प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है इस तरह से। ठीक है, तो जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्रत्येक के साथ है, 6 कार्बन है, 6 दूनी 12, तो कार्बन और हाइड्रोजन का 12 बंध होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा? 18 संयोजी बंध हो जाएंगे। तो 6 12 18, ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रम से किसके द्वारा दर्शाया गया? अब देखिए, ये जो प्रिज्म की ओर आ रही है तो ये आपतित किरण हो जाएगी, और ये प्रिज्म से निकल रही है, ये निर्गत किरण हो जाएगी। ठीक है, ए बी जो है वो आपतित किरण हो जाएगी और सी डी जो है निर्गत किरण हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है 4 का ए बी और सी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? वो है ग्राफ्टिंग, है ना। इसे हम करते हैं बागानी में, बागानी के लिए करते हैं, ये मानव द्वारा ही किया जाता है ना। उसमें क्या किया जाता है? जो टहनी को काट करके दूसरे प्रकार के पौधे में जोड़ दिया जाता है। के पौधे में जोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, और अलैंगिक प्रजनन के देखिए कई सारे उदाहरण होते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है ना। एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रा में होता है, हाइड्रा, ये इस तरह से हाइड्रा होता है, उसमें ये इस तरह से बड बनता है, धीरे धीरे ये बड ग्रो होता है और ग्रो होकर के अलग हो जाता है और ये फिर से एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह से जो जन्म होता है वो बडिंग अभिक्रिया होती है अलैंगिक प्रजनन में, है ना। उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, है ना। इसको आप याद रखिए। द्विविभाजन क्रिया, जैसे कि हम ले एग्जाम्पल अमीबा का, है ना। उसमें ये अमीबा होता है, वो टूट करके दो ऐसे टूटेगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो 2 भागों में विभाजित होना वो किस में होता है? अमीबा में, अमीबा में। ठीक है, अमीबा का जो विभाजन है किसी भी प्लेन पर होता है, किसी भी प्लेन पर हो सकता है, हो सकता है ना। ये बाइनरी जो है बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल हैगा, एक हो गया। इसके अलावा एक और होता है, जैसे कि होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम, है ना। ये जूते के आकार का होता है। ठीक है, अब इसमें जो विभाजन होता है ये वर्टिकल एक्स पे होता है, या उसे कहें ट्रांसवर्स एक्सिस पर होता है ना। कहने का मतलब है जो शॉर्ट एक्स होगा, शॉर्ट एक्सिस, है ना, इस तरह से। एक और इसका एग्जांपल याद रखिए, वो होता है युगलिना, है ना। इसमें जो है लॉन्ग एक्सिस पर विभाजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो जो है बाइनरी फ्यूजन के 3 एग्जांपल याद रखिए, अमीबा, ट्रांसवर्स और यूग्लिना। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जैसे ये हो गया, ये 3 अलग अलग भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग अलग अलग ग्रो हो जाएगा, है ना। प्रत्येक भाग
अलग अलग ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेन एरिया नेरिया। और क्या हो जाएगा? स्पाइरोगोरा स्पाइरोगायरा। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होगी, है ना। गोलीय दर्पण बना है, ये गोलीय दर्पण हो गया और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये होता है उसका फोकस पॉइंट और ये होती है उसकी वक्रता त्रिज्या, है ना। और ये होता है पोल जिसे बोला जाता है ध्रुव, है ना। ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होती है ये होती है f, और ध्रुव से जो है वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसे बोला जाता है r, है ना। इसके बीच जो रिलेशन होता है r बराबर होता है 2f। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, एक गोले दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव ये हो गया, वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? r होती है। इसकी फोकस दूरी f के पदों में, है ना। f के पदों में कितना हो जाएगा? ये होता है फोकल लेंथ। इसके पदों में क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। तो 2f के बराबर होता है, r बराबर 2f। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कारक ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया, है ना। वो है तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण, है ना। ये सभी जो है उसके कारक रहे हैं वर्गीकरण के। तो ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक नंबर कितना होता है? वो होता है 6, यानी इसे भाग करें ये 2 और 4 होता है। ये पहला कक्ष होता है ना, और ये दूसरा कोष होता है जिसे बोलते हैं एल। तो कुल कितने कोषों की संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 कोष की। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या r के पदों में पूछा गया है। अभी जो है f के पदों में पूछा गया था, अब r के पदों में पूछा गया है ना। ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल अक्ष हो गया। ये क्या होता है? ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है और ये होता है वक्रता त्रिज्या। इसको हम f बोलते हैं ना। पोल से फोकस तक की दूरी को f होती है और पोल से जो है वक्रता केंद्र तक की दूरी ये होती है r। ठीक है, अब पूछा क्या गया? गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र की दूरी, ये दूरी फोकस और वक्रता केंद्र की दूरी। अब जितनी दूरी ये होती है उतनी ही दूरी ये होती है। ठीक है, ये और हम जानते हैं रेडियस बराबर जो होता है वो 2 गुना f होता है। क्यों? एक f ये 2f हो जाएगा। पूछा गया वक्रता केंद्र r के पदों में लिखना है। इस दूरी को, है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को लिखना है, ये हो जाएगा f को लिखना है r के पदों में, तो कितना हो जाएगा? r बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है ना। नीले काले रंग की उपस्थिति का, अब देखिए ये आयोडीन डाला जा रहा है। किसमें डाला है? ये पोटैटो जूस है ना। आलू का रस मिला हुआ है, अब वो जो है आयोडीन डाल रहे हैं तो ये नीले से जो है काले में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटैटो में होता है स्टार्च, है ना। और जब स्टार जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो नीले से जो काले में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है ना, नीला और काले में बदल जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, है ना, वो होती है अवक्षेपण की अभिक्रिया। इसका जैसे हम एक एग्जांपल लें, जब सोडियम सल्फेट है ना के जलीय सोल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के जलीय सोल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो वो बनता है बेरियम सल्फेट, है ना, ये सॉलिड यही बनता है अवक्षेप। और ये नमक बनता है जलीय सोल्यूशन, है ना, एक्वा सोल्यूशन हो गया ये जलीय सोल्यूशन होता है उसका, है ना। तो सोडियम सल्फेट के में जो है बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, ये अवक्षेप होता है। अवक्षेप होता है सफेद रंग का, अवक्षेप हो गया सफेद ठोस होता है, इसको आप याद रखिए। विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। उसमें क्या होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील तत्व को जो है रिप्लेस कर देता है उसके यौगिक से। जैसे हम एक एग्जांपल लें, कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है तो वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है विस्थापन की अभिक्रिया हुई। रिडॉक्स अभिक्रिया हमने ऊपर डिस्कस ही करी थी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। अपघटन में क्या होता है कि एक जो है यौगिक जो है सरल तत्वों में टूट जाता है, टूट जाता है ना, इसे ही अपघटन क्रिया कहते हैं। कई तरह की होती है ना, विद्युत अपघटन भी उसी का ही एक उदाहरण हैगा। एक एग्जांपल है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इनके नाम भी याद रखें आप और केमिकल फॉर्मूला भी। ये विघटन की अपघटन की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए प्रतिरोध R को दो बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, है ना। R जो है L के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जैसे लंबाई को हम आधा करेंगे रेजिस्टेंस भी जो है आधा हो जाएगा क्योंकि R जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में पाया जाता है। देखिए मुहासे तेली त्वचा दोनों में होती है ना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों का नहीं, ये दोनों में होता है। उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, ये भी दोनों में होता है। लेकिन जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है, विकास होता है, वो केवल और केवल महिलाओं में होता है ना, केवल लड़कियों में। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है ना, P4 में जो होते हैं 4 परमाणु होते हैं P4 के, है ना, तो इसे बोला जाता है चतुष्परमाणु का, है ना। ये एकल परमाणु होता है, आर्गन भी एकल परमाणु होता है, नियोन और आर्गन एकल परमाणु होते हैं। और सल्फर का जो होता है वो होता है S8, यानी इसमें अष्टक परमाणु होते हैं।
अष्टक परमाणु होते हैं। अब पूछा कि आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम किस में है, वो है सल्फर में। तो ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे में मूत्र निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। देखिए, जो गुर्दा होता है उसमें जो पहला काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो है जो हमारा जो बोमेन कैप्सूल होता है ना, वो फिल्टर कर देता है और पानी, लवण, ग्लूकोज और यूरिया बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं, है ना। तो जो भी हमारे उसके ब्लड में जो भी होता है, ये पानी, लवण, ग्लूकोज और यूरिया, वो बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। तो ये हो जाता है फिल्ट्रेशन। उसके बाद होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हर चीज का नहीं होता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन सिर्फ कुछ ही चीजों का होता है, इसलिए बोला जाता है उसका जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जैसे क्या होता है कि वो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को, अतिरिक्त पानी को और कुछ लवण को वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए होता है वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो अतिरिक्त वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको मूत्र के सहायता से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो कि किस तरह से प्रक्रिया होती है, पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर होता है एलिमिनेशन, है ना। फिल्ट्रेशन में जो है पानी, लवण, ग्लूकोज और यूरिया जो है बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। फिर उसका वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, पानी होता है और लवण होता है, वापस से रीअब्जॉर्ब होते हैं और जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है बाकी के वेस्ट मटेरियल को। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है, वो है ई क्लोई कोलीफॉर्म, है ना। जब इनकी संख्या कब बढ़ती है, जब जो है सीवेज या मल पानी में मिला होता है, तो ये सीधे सीधे जल प्रदूषण का सूचक हो जाता है। इसको आप याद रखिए, है ना। साल्मोनेला टाइफी ये एक जीवाणु है ना। और जब ये हमारे पानी के साथ माध्यम से आ जाता है तो हमें टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड इसी की वजह से होता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से टीबी होता है। और विब्रियो कोलरा, है ना, ये भी एक जीवाणु है जिसकी वजह से जो है हैजा होता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। नहीं, वो निर्जल सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड H2SO4 का उपयोग जो है, इसमें से जो है CO2 गैस निकलेगी, है ना। उस CO2 गैस का उपयोग अग्निशामकों में किया जाता है। इसको आप याद रखिए। तो ये तो पहला कथन तो हमारा गलत हो गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो क्रिस्टल जल के 10 अणुओं को धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए जो है पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही, है ना। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Na2CO3। तो जब 10 अणु मिल जाते हैं, है ना, इसके, तो धावन सोडा बन जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3।
ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन जो कथन जो है दूसरा हमारा सही है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जल को सॉफ्ट करने में, ना, जल को सॉफ्ट करने में, कांच बनाने में किया जाता है, कांच बनाने इत्यादि में किया जाता है। इसको भी आप याद रखिए। तो पहला कथन मान लो, दूसरा तो सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है साइंस का पोर्शन कंप्लीट होता है शिफ्ट 2 का, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।